सलीना की बॉडी क्लॉक ऐसी थी कि चाहे वो रात में कितनी भी देर से सोए, सुबह हमेशा समय पर उठ जाती थी। कल रात वो देर से सोई थी और थकी हुई थी, इसलिए उसने आधा घंटा और बिस्तर पर आंखें बंद करके आराम किया, फिर आलस से उठकर कपड़े बदले। तैयार होकर जब सलीना नीचे आई तो चमक रही थी और ये देखकर हैरान हुई कि ऑस्वाल्डो अभी तक गए नहीं थे। वो इतने लंबे समय से इस आदमी के साथ रह रही थी कि उसे उसकी दिनचर्या अच्छी तरह पता थी। आमतौर पर दोनों सुबह साथ निकलते और शाम को साथ लौटते थे। कभी कभी ऑस्वाल्डो देर से लौटते थे, लेकिन बाकी समय वो महल में मौजूद रहते। आज सलीना आधा घंटा लेट हो गई थी, लेकिन ऑस्वाल्डो भी नहीं गए थे। साफ था कि वो उसका इंतजार कर रहे थे। सलीना का मूड अजीब तरह से बेहतर हो गया, खासतौर पर जब उसकी नज़र ऑस्वाल्डो की काली शर्ट पर लगी इंक ब्लू कफलिंग्स पर पड़ी, तो उसने हल्की सी मुस्कान दे दी। वो कफलिंग उनकी पतली कलाई पर बेहद आकर्षक लग रहे थे। सलीना के होंठ मुड़े और उसकी नज़र अनजाने में उनकी खुली त्वचा पर टिक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। अपनी पत्नी के मन को भांपते हुए ऑस्वाल्डो ने पलकें उठाकर होठों पर हल्की मुस्कान लाई। गुड मॉर्निंग। सलीना उनके सामने जाकर बैठ गई। टेबल पर नाजुक और स्वादिष्ट नाश्ता सजा हुआ था, जो गर्म आंच पर रखा था और बेहद लजीज लग रहा था। सलीना ने एक गिलास गुनगुना पानी पिया, चम्मच उठाए और चुपचाप नाश्ता किया। फिर रुमाल से मुंह पोंछकर सामने बैठे आदमी की ओर देखा। क्या बात है? वो जानती थी ऑस्वाल्डो जानबूझकर उसका इंतजार कर रहे थे, जरूर कुछ कहने वाले थे। ऑस्वाल्डो ने हाथ बढ़ाया, इधर आओ। सलीना ने कुछ देर उनके हाथ को देखा, फिर धीरे धीरे चलकर उनके सामने खड़ी हो गई, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उनकी परफेक्ट शक्ल को देखने लगी। ऑस्वाल्डो ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, आज रात एक पार्टी है। सलीना हैरान रह गई। क्या ये ऑस्वाल्डो का उसे अपने दोस्तों से आधिकारिक तौर पर मिलवाना था? हालांकि वो शादीशुदा थे, लेकिन सलीना अपनी जगह को भली भांति जानती थी। उसने कभी भी उनके निजी जीवन में दखल देने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऑस्वाल्डो के जन्मदिन की पार्टी में आने वाले लोग जरूर उनके खास शकल के दोस्त होंगे। उसे लगा वहां उसका जाना सही नहीं होगा, लेकिन जब उसने हिचकिचाहट दिखाई तो ऑस्वाल्डो ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, सबको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ और वो मेरी पत्नी को देखना चाहते हैं। ये शब्द सुनकर सलीना का चेहरा लाल हो गया। सिर्फ एक साधारण शब्द वाइफ, लेकिन ऑस्वाल्डो के मुंह से सुनकर उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी हो गई। सलीना ने उनकी गहरी आंखों में देखा, जो उम्मीद और खुशी से भरी हुई थीं, और वो इनकार नहीं कर पाई। आखिर जन्मदिन वाले इंसान की इच्छा पूरी करना बनता है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओके। ऑस्वाल्डो की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हाथ उठाकर उसके चेहरे को छुआ नहीं, बल्कि सिर्फ उसके माथे पर गिरी एक लट को कान के पीछे किया। उनका स्पर्श नर्म और सम्मानजनक था, उसमें जरा सी भी शरारत नहीं थी। सलीना कुछ पलों के लिए हक्का बक्का रह गई और उसके दिल में हल्की सी शर्म की लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि इससे अच्छा पार्टनर शायद ही कोई हो सकता है। ऑस्वाल्डो उसकी हालत समझते हुए हल्का हंसे। I'll take you to school। सलीना ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, ओके। ऑस्वाल्डो ने उसका बैग उठाया, उसका हाथ थामा और दोनों दरवाजे की ओर चल दिए। हॉल में मौजूद लोग उनके पीछे पीछे देखते रह गए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वहां फुसफुसाहट और गपशप शुरू हो गई। बिखरे बाल, हाथ पकड़े हुए, कितने अच्छे लग रहे हैं। लगता है बटलर की बच्चे की दुआ अब पूरी होने वाली है। ... ऑस्वाल्डो ने खुद गाड़ी चलाकर सलीना को क्रीफिया यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़ा और बैग उसके हाथ में दिया। क्लास खत्म होने के बाद कॉल करना, मैं लेने आऊंगा। सलीना को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा और कोई बड़ी बात नहीं लगी। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आप बहुत बिजी हों तो लेयर को भेज देना। ओके। सलीना ने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और कैंपस के गेट की ओर बढ़ गई। ऑस्वाल्डो कार के सहारे टिककर उसकी पीठ पर गहरी नजरों से देखते रहे, जब तक कि वो ओझल नहीं हो गई।
कई दिनों बाद सलीना फिर से क्रीफिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल हुई। पहले उसने अपनी तबीयत और बैकग्राउंड की वजह से ट्यूटर रखे थे, इसलिए कॉलेज का असली मज़ा नहीं लिया था। लेकिन अब क्लासेस में आना उसके लिए ताजगी भरा अनुभव था। सलीना हल्के हरे रंग की ड्रेस और हाई हील्स पहनकर जैसे ही कैंपस में दाखिल हुई, वो पल भर में सबसे खूबसूरत नज़ारा बन गई। रास्ते में मिलने वाले हर छात्र ने उसे हैरत और प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। वाह, ये तो सलीना कितनी खूबसूरत है, वीडियो से भी ज्यादा। वो हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की है, और सिर्फ रूप ही नहीं, उसका स्वभाव भी अच्छा है। पिछली सबसे खूबसूरत लड़की तो मजाक बनकर यूनिवर्सिटी से निकाल दी गई थी। अब सलीना सबकी देवी है, उसकी पॉपुलैरिटी का कोई मुकाबला नहीं। आखिरकार छात्रों के लिए स्ट्रेट ए स्टूडेंट हमेशा सम्मान का विषय होता है, और सलीना जैसी सुपर स्ट्रेट ए स्टूडेंट तो अकेली यूनिवर्सिटी से भिड़ भी सकती थी। इसलिए छात्र उसकी ओर इज्जत और प्रशंसा से देखते थे। सलीना ने हल्की सी मुस्कान दी और क्लास 10 सोफोमोर ईयर के क्लासरूम में दाखिल हो गई। जैसे ही वो अंदर आई, सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। कुछ पल की चुप्पी के बाद सामने बैठे एक छात्र ने खड़े होकर संकोच भरे लहजे में कहा, सलीना, तुम आ गई। सलीना की नज़र अपनी सीट पर गई। पहले उसकी सीट क्लास की आखिरी लाइन में थी, अब वो क्लासरूम की सबसे अच्छी जगह पर थी, बड़ी स्क्रीन के सामने, जहां से सबसे बढ़िया व्यू आता था। उसकी डेस्क पर एक हरा छोटा गमला भी रखा हुआ था। सलीना ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया और जाकर बैठ गई। उसका व्यवहार न गर्मजोशी भरा था, न ही ठंडा, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी अजनबी के साथ दिखाया जाता है। नुकसान हो चुका था, और वो लड़की जो उन्हें माफ कर सकती थी, अब मौजूद नहीं थी। कितनी भी भरपाई या दिखावटी भलाई अब काम नहीं आ सकती थी। बाकी छात्र एक दूसरे को देखने लगे। जैसे ही उनकी नज़र सलीना की ठंडी आंखों से मिली, उनका पहले से तैयार किया हुआ स्वागत गले में ही अटक गया। इसी बीच एक बुजुर्ग प्रोफेसर किताब लेकर क्लासरूम में दाखिल हुए। सलीना के मामले के बाद सारे सब्स्टिट्यूट टीचर्स को हटा दिया गया था। क्लास टीचर फ्रेया को रिश्वत लेने के अपराध में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। अब क्लास 10 की क्लासेस कुछ खुले विचारों वाले बुजुर्ग प्रोफेसरों द्वारा ली जा रही थीं। हालांकि इस क्लास के छात्रों ने गलतियां की थीं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उन्हें छोड़ा नहीं। जिनको सज़ा मिलनी थी उन्हें मिल गई, और अब ध्यान उनकी मानसिक शिक्षा पर दिया जा रहा था। बुजुर्ग प्रोफेसर ने चश्मा ठीक किया, चारों ओर नज़र दौड़ाई और दयालु आवाज में बोले, क्यों खड़े हो सब, बैठो, क्लास शुरू होती है। छात्र मजबूरी में अपनी अपनी सीटों पर लौट गए। प्रोफेसर की नज़र सलीना पर पड़ी। वजह सिर्फ ये थी कि ये लड़की इतनी सुंदर थी कि अनदेखा करना मुश्किल था, और वो क्रीफिया यूनिवर्सिटी का गर्व भी थी, जैसा कि प्रिंसिपल ने खास तौर पर कहा था। हालांकि इस घटना ने क्रीफिया की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था और अगले 2 साल के लिए शायद ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी आगे निकल जाए, लेकिन सलीना जैसी छात्रा के रहते अभी भी तय नहीं था कि जीत किसकी होगी और हार किसकी। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। ऑड्स चाहे जो भी हों, जो चाहिए उसके लिए लड़ने का हौसला होना चाहिए। ठीक है, किताबें खोलो, क्लास शुरू करते हैं। सलीना को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो अब यूनिवर्सिटी की विशेष ट्रेनिंग टारगेट है। उसने किताब खोली और पूरे मन से लेक्चर में डूब गई। गंभीर समय हमेशा जल्दी बीत जाता है। 2 पीरियड बीते और दोपहर हो गई। सलीना ने ऑस्वाल्डो को फ़ोन किया और जैसे ही क्लास से बाहर निकली, सामने से ज़ैकरी आया। लेडी सलीना। सलीना ने सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। ज़ैकरी के हाथ में एक पेपर था। आपकी रीइंस्टेटमेंट के लिए 2 सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। उसने सलीना के बंधे हुए दाएं हाथ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर असुविधा है तो फिंगरप्रिंट भी चलेगा। सलीना ने बाएं हाथ से अपना नाम साइन किया। ज़ैकरी हैरान रह गया। सलीना वाकई स्ट्रेट ए स्टूडेंट थी, उसके बाएं हाथ की लिखावट दाएं हाथ से भी बेहतर थी। ये जानते हुए कि वो काम में व्यस्त है,
ज़ैकरी ने थोड़ी बातें की और फिर चला गया। जब सलीना यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंची तो ऑस्वाल्डो की कार पहले से इंतजार कर रही थी। उसने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला और सलीना बैठ गई। लंच के बाद सलीना असल में ओलंपस ग्रुप जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले लिया का फ़ोन आया। मैडम, हमने रिडल परिवार का सारा सामान फेंक दिया है, लेकिन वो लोग विला के सामने अड़े हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे। क्या आप आकर देखना चाहेंगी? सलीना के होठों पर तिरछी मुस्कान उभरी। ठीक है। वो कार में बैठी और ड्राइवर उसे रिडल परिवार के घर ले गया। जैसे ही सलीना गाड़ी से उतरी, उसने देखा मॉली और बाकी लोग रिडल हाउस के गेट पर खड़े होकर लिया के लाए हुए बॉडीगार्ड्स से बहस कर रहे थे। सलीना मुस्कुराई। वो बेकार की बहस में वक्त नहीं गंवाना चाहती थी, लेकिन इस परिवार को सबक सिखाना जरूरी था। मॉली, जिसे आलीशान विला से निकाल दिया गया था, गुस्से से चिल्लाए, ये मेरा घर है, हमें वापस क्यों नहीं जाने देते? उस कमीनी सलीना को बाहर बुलाओ, मुझे उससे हिसाब बराबर करना है। प्रिया मिल्स ने भी साथ दिया। तुम लोग तो बाहरी हो, हमारे परिवार के मामलों में दखल देने का हक नहीं रखते। सलीना को बाहर बुलाओ। उसने कैसे हिम्मत की अपने माँ बाप को घर से निकालने की? अरोरा चैपमैन ने सलीना को सबसे पहले देखा और तुरंत एल्बर्टो रिडल के पास भागी। अंकल, सलीना आ गई। एल्बर्टो ने तुरंत सिर घुमाया। उसकी लाल लाल आंखें सलीना पर टिक गईं। उसका चेहरा थका और बदहाल था, साफ था कि पिछली रात उसने नींद नहीं ली थी। सलीना ने होठों पर मुस्कान लाई। एल्बर्टो ने ये देखा तो गुस्से में आकर अपनी बाहें चढ़ाईं और सलीना पर हाथ उठाने दौड़ा। लिया अस्पताल में थी, बाकी मॉली और चैपमैन परिवार किनारे खड़े होकर ताली बजाने लगे। अंकल, सलीना ने हमें नुकसान पहुंचाया है, इसे सबक सिखाओ। एल्बर्टो, इस बार जरा भी रहम मत करना। अगर इसे सबक नहीं मिला तो ये कभी बाप की इज्जत करना नहीं सीखेगी। लेकिन जैसे ही एल्बर्टो का मुक्का सलीना के चेहरे पर पड़ने वाला था, एक लात उसके पेट पर जोर से पड़ी और वो सीधा उड़कर दूर जा गिरा। एल्बर्टो चीख उठा और जमीन पर गिरकर उठ ही नहीं पाया। मॉली और चैपमैन परिवार के चेहरों की अकड़ी मुस्कान वहीं जम गई। लिया ने अपनी टांग से काल्पनिक धूल झाड़ी और व्यंग्य से बोली, बहुत पहले से करने का मन था। जानवर को मारने का मजा ही अलग है। मॉली संभली और एल्बर्टो के पास भागी, चिल्लाए, सलीना, तू तो दरिंदे से भी बदतर है। तभी सलीना का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। मॉली लड़खड़ाकर गिर गई। चैपमैन परिवार दंग रह गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सलीना वाकई अपने माता पिता पर हाथ उठा देगी। हैरानी के बाद सब चुप हो गए और डर के मारे बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। लिया ने कुर्सी रखी, सलीना उस पर बैठ गई, पैर मुड़कर एल्बर्टो और मॉली की तरफ देखा। इतने सालों से तुम लोग यहाँ अकड़ में रहकर भूल गए हो कि ये घर असल में किसका है न? एल्बर्टो का चेहरा मरोड़ा। सलीना, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो क्या? सलीना ने तिरस्कार से कहा, मैंने तुम्हारी सबसे प्यारी चीज, तुम्हारी इज्जत, मिट्टी में मिला दी। तुम्हारे चेहरे पर स्कम और हिपोक्रेट का ठप्पा हमेशा के लिए लगा दिया। तुम्हें माँ के घर से बाहर फेंक दिया और तुम पर हाथ उठवाया भी। अब तुम कर लोगे क्या? एल्बर्टो ने उसकी ठंडी और खूबसूरत शक्ल देखी और गुस्से से कांप उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर रिडल, क्या आप सुआ हो? मैंने सब कुछ कर दिया और तुम सोच रहे हो मैं करने की हिम्मत नहीं रखती। सलीना ने ताना मारा, क्या करोगे? केस करोगे या बाप होने का रुतबा दिखाकर मुझे दबाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि क्रीफिया के लोग अभी भी तुम पर यकीन करेंगे? एल्बर्टो ने अविश्वास से सलीना को देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वही लड़की, जो पहले ऊंची आवाज में बोलने की भी हिम्मत नहीं करती थी, आज इतनी ठंडी और सख्त हो गई है। सलीना को लगा कि अभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो उसने और जोड़ा, मिस्टर रिडल, वेबो पर बहुत से लोग तुम्हारे परिवार की पॉस्ट्यूमस फोटो डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम जैसे लोग जिंदा रहकर खाना बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें जल्द मर जाना चाहिए। और मिस्टर रिडल, तुम्हारे लिए तो एक पूरी लिस्ट ही तैयार है। क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी अब कितनी बदनाम रेप्यूटेशन है?
एल्बर्टो गुस्से से कांपते हुए सलीना की ओर उंगली दिखाते हुए बोला, निकलो, यहाँ से निकलो। सलीना मुस्कुराई, फिर से गलत, ये मेरे घर का दरवाज़ा है, यहाँ से निकलने वाले लोग तुम हो। लेआ से थप्पड़ खाने के बाद मौली सलीना को गाली देने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही सलीना ने उन्हें घर छोड़ने को कहा, वह फिर चिल्लाने लगी, ये हमारा घर है। मेरे पति इस जगह के मालिक हैं। सलीना, तुम कौन होती हो हमें बाहर निकालने वाली? जब सलीना ने पहली बार कहा था कि वह घर वापस ले रही है, मौली घबरा गई थी, लेकिन ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार सलीना वही लड़की थी जिसे उसने बड़ा होते देखा था। भले ही हाल ही में वह और लिया सलीना से हार चुके थे, पर 10 साल से ज्यादा का पुराना प्रभाव मौली के दिमाग से मिटा नहीं था। उसे लगा सलीना अब भी वही लड़की है जिसे वह अपमानित और गाली दे सकती है। लेकिन जब उसने सच में देखा कि सलीना के लोगों ने उनका सामान बाहर फेंक दिया है, तो मौली गुस्से से पागल हो गई और उसे फाड़कर रख देना चाहा। तभी उन्हें समझ आया कि सलीना वाकई उनसे बदला ले रही है। ओह, सलीना ने होंठ टेढ़े कर मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों ना मिस्टर रिडल को कहो मुझे कोर्ट में घसीटने के लिए। दरवाज़ा घेरकर गालियां देने की ज़रूरत क्या है? मौली का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने सारी उम्मीद एल्बर्टो पर लगा दी। चैपमैन परिवार के सब लोग भी एल्बर्टो की ओर देखने लगे। कई सालों से एल्बर्टो इतना हावी रहा था कि सबकी नज़र में वह रिडल परिवार का असली मालिक था। उन्हें सलीना का सामना करने की हिम्मत इसी वजह से मिली कि एल्बर्टो उसका पिता है। एल्बर्टो का चेहरा बिगड़ा हुआ था, वह सलीना को घूरता रहा लेकिन कुछ कह नहीं पाया। मौली के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। सलीना ने रिडल परिवार के चेहरों को घूरते हुए ठंडी हंसी दी, तुम लोग मिस्टर रिडल को बहुत बड़ा समझते हो। वो तो सिर्फ मेरी मां पर पल रहा है, उसे इस घर का मालिक बनने का क्या हक है? एल्बर्टो की गुस्से भरी नज़रों के सामने सलीना ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे जन्म से पहले ये घर मेरी मां का था और मेरे जन्म के बाद ये घर मेरा है। मिस्टर रिडल और तुम्हारे रिडल परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं, समझे? क्योंकि सलीना की मां का सरनेम रिडल था, इसी वजह से बहुत लोग यह नहीं जानते थे कि असल में एल्बर्टो तब कमज़ोर स्थिति में था। सलीना ने तो अपनी मां का सरनेम भी अपनाया था। ये नामुमकिन है। मौली गुस्से और हैरानी से चिल्लाई, तुम झूठ बोल रही हो। ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं। सलीना को मौली का हावभाव बेहद मज़ेदार लगा। उसने होठों पर मुस्कान लाकर कहा, सिर्फ यही घर नहीं, मेरी माँ की मौत से पहले उसने वसीयत बनाई थी जिसमें रिडल परिवार की ज़्यादातर चीज़ें मेरी हैं। मिस्टर रिडल से जुड़ा तो नाम मात्र का हिस्सा है। वकील जल्दी मिस्टर रिडल से बात करेंगे। इन सालों में तुमने मेरी दुकान से जितना पैसा लिया है, सबकी गिनती वकील तुमसे करवाएंगे। ये सुनकर सिर्फ मौली ही नहीं, बल्कि पूरा चैपमैन परिवार पीला पड़ गया। रिडल परिवार सिर्फ बड़ी कंपनी का मालिक नहीं था, बल्कि उसके नाम पर कई प्रॉपर्टीज थीं। क्रीफिया में कई होटल, ज्वेलरी शॉप्स और ब्यूटी शॉप्स उन्हीं की थीं। और चैपमैन परिवार तो फिलहाल वही रेस्टोरेंट चला रहा था जो मौली ने दिया था और जिसमें उन्होंने 10 साल में 10 मिलियन से ज़्यादा कमाए थे। अब सलीना कह रही थी कि वो सब उसका है और उन्हें पैसे लौटाने होंगे। चैपमैन परिवार पूरी तरह घबरा गया। अरोरा ने घबराकर सिर हिलाया, नहीं, वो सारा पैसा हमारा है सलीना। अगर तुमने वो सब वापस लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर सलीना ने सब चीज़ें वापस ले ली तो वह कैसे अमीर खानदान की लड़की बनी रह पाएगी? सलीना की नज़रें ठंडी होकर चैपमैन परिवार पर पड़ीं। उसकी नज़र से ही परिवार कांप उठा और सबकी ज़बान बंद हो गई। मुझे तुम्हारी याद है, सलीना ने अरोरा को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरी माँ की बहुत सारी चीज़ें छीनी थीं। सब मुझे लौटाना याद रखना, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहना। अरोरा की आंखें डर से फैल गईं और वह प्रिया मिल्स के पीछे छिप गई। मोम। प्रिया ने समझ लिया कि अब ज्यादा जिद नहीं कर सकते। उसने नरमी से कहा, सलीना, हमने पहले गलती की थी, अब हमें माफ कर दो।
आखिर तुम्हारे माँ बाप की रिश्तेदारी से हमें तुम्हें भांजी और भांजा कहना चाहिए। हम परिवार हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। सलीना अब परेशान हो चुकी थी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं रिडल परिवार की एल्डेस्ट यंग लेडी हूँ, जिसके पास अरबों की संपत्ति है। क्रीफिया में मुझसे अमीर कोई यंग लेडी नहीं है। तुम कौन होते हो खुद को मेरा परिवार कहने वाले? प्रिया के चेहरे की मुस्कान जम गई। सलीना ने बर्फीले स्वर में कहा, मैंने मिस्टर रिडल के साथ पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दिया है, ये सब लोग जानते हैं। तो अब तुम सिर्फ लिया के आंट और अंकल हो। अगर पैसे चाहिए तो उससे मांगो। और जहां तक मेरा सामान है, लेयर पास आई। जी मिस, बताइए क्या करना है। सलीना की नज़रें ठंडी हो गईं। मिस्टर जॉर्डन से कहो कि मैं ओलंपस ग्रुप की लीगल टीम ले रही हूँ। मेरी माँ की वसीयत बैंक लॉकर में है, मैं उसे ले आऊंगी। सारे वकील और अकाउंटेंट्स को तैयार करवा दो, पिछले 10 साल का पूरा हिसाब किताब निकालो। जितना भी इन लोगों को चुकाना होगा, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। और जो नहीं चुका पाए, सबको जेल भेज देना। लेया ने रिडल और चैपमैन परिवार के पीले चेहरे देखकर संतोष की सांस ली और कहा, मैं अभी सब कराती हूँ। जितना भी इन कबाड़ियों ने तुमसे छीना है, मैं गारंटी देती हूँ कि सब उनसे दोगुना वापस दिलवाऊंगी। उसने अरोरा को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत हुई मिस की चीजें लूटने की। याद रखना, हर चीज तुम्हें 10 गुना लौटानी होगी। अरोरा की आंखों में आंसू आ गए। चैपमैन परिवार को अब अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। सलीना की बातें इतनी डरावनी थीं कि सबने नजरें एल्बर्टो पर टिकाईं। एल्बर्टो, कुछ तो कहो। सलीना इतनी घमंडी हो रही है, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? मॉली, एल्बर्टो से कहो कि वो सलीना को रोके। अगर उसने हमारी चीजें ले ली तो हम कैसे जिएंगे? मॉली ने एल्बर्टो की ओर देखा और खुद को दिलासा दिया कि सलीना बस डराने की कोशिश कर रही है। इतने सालों से एल्बर्टो ही रिडल परिवार को संभाल रहा था, वही मालिक था। अब अचानक कैसे सलीना सब कुछ ले सकती है? मॉली यकीन नहीं कर पा रही थी, या शायद यकीन करने से डर रही थी। उसने एल्बर्टो का हाथ पकड़कर कहा, हनी, कुछ तो कहो। मॉली और चैपमैन परिवार के तीखे सवालों के सामने भी एल्बर्टो कुछ नहीं बोल पाया। वो बस अपनी छोटी छोटी आंखों से सलीना को घूरता रहा, जैसे वो उसकी बेटी नहीं बल्कि दुश्मन हो। एल्बर्टो की इस प्रतिक्रिया को देखकर चैपमैन परिवार निराश हो गया। मॉली हक्की बक्की रह गई, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ना ना नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सलीना ने मॉली के पीले चेहरे की ओर देखा और होठों पर मुस्कान लाते हुए हल्के स्वर में कहा, मैं रिडल परिवार की एल्डेस्ट लेडी हूँ, रिडल्स की असली मालकिन। पहले तुम लोग रिडल परिवार में गुंडों की तरह बर्ताव करते थे, मेरी चीजें बिना पूछे अपने लिए हड़प लेते थे। क्योंकि तुमने सोचा कि मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, इसलिए तुम्हें लगा कि वो चीजें तुम्हारी हैं। उसने ठंडी हंसी दी। सोचो जरा, रिडल्स के बिना, मेरे बिना, तुम क्या हो? बस एक रखेल, एक नाजायज बेटी और एक धोखेबाज पति। रिडल परिवार और चैपमैन परिवार के चेहरे राख जैसे फीके पड़ गए। उन्हें तभी समझ आया कि एल्बर्टो और सलीना का पिता पुत्री का रिश्ता टूटना कितना बड़ा हादसा है। उस वक्त वे खुश हो रहे थे कि सलीना के बिना रिडल परिवार की हर चीज उनकी होगी, लेकिन वे भूल गए थे कि असल में रिडल परिवार की नींव किसने रखी थी। सलीना की माँ कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसे दबाया जा सके, वह अपनी बेटी के लिए रास्ता बनाकर गई थी। पहले एल्बर्टो था, जो सलीना का पिता था, और बाकी सब उसकी सौतेली माँ, मौसी, चाचा और कजिन्स थे, जो उसी पर पल रहे थे। लेकिन अब क्रीफिया का हर कोई जानता है कि एल्बर्टो और सलीना का रिश्ता खत्म हो चुका है, और कल ही सबके सामने उसका कानूनी नोटरीकरण भी हो गया है। अब एल्बर्टो और सलीना अजनबी हैं, तो फिर इन रिश्तेदारों का, जिनका सलीना से खून का कोई रिश्ता नहीं, उस पर जीते रहने का हक क्या है? मॉली और चैपमैन परिवार के चेहरे पछतावे से मरोड़ खा गए। सलीना ने उनकी हालत देखकर व्यंग्य से कहा, लिया मुझसे मिस रिडल की जगह छीनने के लिए लड़ती रही, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं, मेरे बिना वो क्या है? तुम लोग क्या हो?
जो दौलत और रुतबा तुम्हारे पास है वो सिर्फ मेरी माँ और मुझसे जुड़े होने की वजह से है। हमारे बिना तुम्हारे पास क्या है? आखिरकार रिडल परिवार और चैपमैन परिवार को असलियत का एहसास हुआ और उनके चेहरे बिल्कुल पीले पड़ गए। अगर सलीना पहले जैसी कमज़ोर और बर्दाश्त करने वाली होती या पिता पुत्री के रिश्ते की थोड़ी भी परवाह करती तो शायद वे पहले की तरह उसे दबाने की कोशिश करते। लेकिन अब सलीना बेखौफ और हावी है, उसने तो अपने पिता और मौली तक को बेरहमी से पिटवा दिया। कमज़ोरों को सताने के आदी चैपमैन परिवार में अब किसी की हिम्मत नहीं बची कि कुछ बोल सके। सलीना ने एल्बर्टो की ओर ठंडी नज़रों से देखा और व्यंग्य से बोली, मिस्टर रिडल, इन सालों में मेरी माँ और मेरा खून चूसते हुए और मुझे कुचलकर जीना तुम्हारे लिए बड़ा मज़ेदार रहा होगा, है ना? एल्बर्टो गुस्से से पागल हो गया। वह सलीना पर झपटना चाहता था और उसे फाड़कर रख देना चाहता था। उसे मालूम था कि वह औरत जो सालों पहले मर चुकी थी सलीना के नाम वसीयत छोड़ गई थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि छोटी सी सलीना उस वसीयत को याद रखेगी। और यह भी नहीं सोचा था कि वह औरत इतनी निर्दयी होगी कि लगभग सारी जायदाद सलीना को दे जाएगी और उसे, अपने पति को, बस रिडल्स के थोड़े से शेयर मिलेंगे। वह तो खुद सलीना के जाल में फंसकर पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ बैठा था, तो अब रिडल परिवार की हर चीज उससे छिन गई थी। ये चालाकी और निर्दयता बिल्कुल उसी औरत जैसी थी। सलीना ने उसकी आंखों में पछतावा और गुस्सा साफ देखा और हल्की हंसी दी। अफसोस, अब से तुम ये इज्जत खो दोगे। रिडल्स के वो शेयर छोड़कर जिन्हें तुमने सालों से खुले छुपे तरीकों से हथिया लिया है, अब तुम रिडल परिवार की एक भी चीज को छू नहीं पाओगे। सलीना की बात ने मौली और चैपमैन परिवार को झकझोर दिया। हाँ, उनके पास रिडल ग्रुप के शेयर हैं। नव्या रिडल ने अपनी सारी जायदाद सलीना को दी थी, लेकिन वह तो मर चुकी थी। इतने सालों से रिडल ग्रुप पर मार्टिन रिडल का कब्जा था, जिसने तमाम हथकंडों से कंपनी के करीब 30% शेयर अपने नाम कर लिए थे। पैसे के अलावा नव्या के लोग भी मार्टिन ने कब का निकाल दिए थे। अब रिडल ग्रुप लगभग पूरी तरह मार्टिन के हाथ में था। भले ही सलीना बाकी सारी संपत्ति ले गई थी, लेकिन कंपनी अब भी उनके पास थी। और वही रिडल परिवार की सबसे कीमती चीज थी। कंपनी रहते हुए वे क्रीफिया का सबसे ताकतवर परिवार बने रहेंगे। मौली की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौटी। उसने गुस्से से सलीना को घूरते हुए कहा, सलीना, इतना घमंड मत करो। रिडल ग्रुप हमारा है। लिया अब भी रिडल परिवार की एल्डेस्ट यंग लेडी है और तुमसे कहीं ज्यादा सम्मानित है। सलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, रिडल्स की शेयर होल्डर होते हुए मुझे ये क्यों नहीं पता कि रिडल ग्रुप तुम्हारे परिवार का कब से हो गया। क्या तुम्हें लगता है बाकी सारे शेयर होल्डर्स मर गए हैं? मौली का चेहरा सख्त हो गया। उसे याद आया कि सलीना ने कल ही उनसे 5% शेयर छीन लिए थे। सलीना के पास भले ही उन सबके बराबर शेयर न हो, लेकिन वह अब भी रिडल ग्रुप की शेयर होल्डर थी। उसे कंपनी में आने जाने का पूरा हक था, और वो उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी, बल्कि रिडल परिवार का महल और जायदाद की तरह ही धीरे धीरे कंपनी के शेयर भी ले लेगी। उसने सब पहले से सोच रखा था। मौली का दिल बैठ गया और उसने सलीना की ओर देखा। तभी लेया ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके होंठ से खून बहने लगा और कुछ दांत भी टूट गए। तेरा मुंह बहुत गंदा है, चुप रहना ही बेहतर है। सलीना का सब्र अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई और दरवाजे पर खड़े लोगों की ओर ठंडी नजरों से देखते हुए बोली, अगर ये लोग अब भी नहीं निकलते तो इन्हें धक्के देकर बाहर फेंक दो। ये कहकर उसने रिडल और चैपमैन परिवार की चीखें अनसुनी की और घर के अंदर की ओर बढ़ गई। लेया भरोसेमंद थी। उसने आगे पीछे सब साफ करवा दिया था और पूरा महल अब खुला खुला और खूबसूरत लग रहा था। भले ही रिडल परिवार खुद को बड़ा खानदान कहता था, पर असल में वे सब नीच तबके के लोग थे जिनकी सोच बहुत सीमित थी। अब जब ये आंखों की किरकिरी निकल गई थी, तो हवेली की असली शान और खूबसूरती सामने आ गई। जब सलीना ने इस विशाल और भव्य आंगन की ओर देखा, तो उसे नव्या याद आई, वो औरत जो सालों पहले मर चुकी थी। वह सचमुच एक असाधारण औरत थी।
दुर्भाग्य ये था कि उसे सही आदमी नहीं मिला। सलीना ने सिर उठाकर चमकते सूरज की ओर देखा। रिडल परिवार अब उसके हाथ में था। अगला नंबर रिडल ग्रुप का था। सलीना कुछ देर घर पर रुकी और फिर ओलिम्पस ग्रुप चली गई। कल रात लूक ने कहा था कि वह आज मुख्य कलाकारों की जानकारी भेज देगा। सलीना को लूक की नज़र पर भरोसा था, क्योंकि वह भी उसकी तरह ही बहुत चुस्त था। अगर उसने कहा कि वो लड़की अच्छी है, तो ज़रूर असाधारण होगी। सलीना ने उम्मीद के साथ लूक के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से लूक की आवाज़ आई, कम इन। सलीना हाई हील्स पहनकर अंदर चली गई। लूक उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने मेज़ पर रखे तैयार किए गए दस्तावेज उसे थमाते हुए मुस्करा कर कहा, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सलीना की उंगलियां, जो फाइल पकड़ रही थीं, कस गईं। सरप्राइज़, लूक ज़रूर कुछ कहना चाहता था। सलीना ने होश संभालकर फाइल खोली और सचमुच चौंक गई। नाम, हैटी रिडल। उम्र, 13 साल। इन दो बातों के अलावा बाकी सब जानकारी खाली थी। ये स्वाभाविक रूप से सलीना को ज्यादा चौंकाने वाली नहीं लगी। असल में उसका ध्यान फोटो पर गया। फोटो में लड़की का नाजुक चेहरा उसकी तरह ही दिखता था। नहीं, वो दोनों बहुत ज्यादा मिलती जुलती थीं। खासकर आंखों की बनावट बिल्कुल एक जैसी थी। बस फर्क ये था कि तस्वीर में दिख रही लड़की उससे ज्यादा ठंडी, ज्यादा फीकी और जिद्दी लग रही थी। उसकी आंखों की ठंडी और उदास नज़रें किसी ऐसे घायल लेकिन कांटेदार जानवर जैसी थीं, जिसे कितना भी दबाया जाए या अपमानित किया जाए, वो कभी झुकने वाला न हो। सलीना के भीतर अचानक एक तीव्र इच्छा उठी। वो इस लड़की को बचाना चाहती थी। वो मर चुकी सलीना को नहीं बचा सकती थी, न ही अपने पहले जीवन को, लेकिन हैटी रिडल को ज़रूर बचाना चाहती थी। ये ऐसा था जैसे वह अपने पुराने रूप को बचाना चाह रही हो। लूक ने देखा कि सलीना फोटो को घूर रही है, तो धीमी आवाज में समझाने लगा। हैटी का परिवार बहुत खुशहाल था, लेकिन उसके पिता ने शादी के बाद धोखा दिया। जल्द ही उसकी मां की मौत हो गई और उसकी सौतेली मां पेट में बच्चा लेकर घर आ गई। इस लड़की ने गुस्से में अपनी सौतेली मां को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया और 5 महीने का बच्चा मर गया। ये स्कैंडल राजधानी में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर तुम उसे अपनाओगी, तो तुम्हें मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा। सलीना ने फाइल नीचे रख दी और सीधी आंखों से कहा, मुझे वो पसंद है। हालांकि सलीना ने छोटी सलीना को समझा, फिर भी उसे गुस्सा था कि उसने कभी पलटकर नहीं लड़ा। लेकिन इस लड़की की आंखों में दिख रही निर्दयता सलीना को भा गई। जहां तक मुसीबत का सवाल है, सलीना ने होठों पर जीभ फेरते हुए, आंखों में थोड़ी अकड़ और चमक लाकर कहा, मुझे मुसीबत से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात ये थी कि हैटी से बेहतर नायिका और कोई हो ही नहीं सकती थी। सलीना ने लूक की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू, मिस्टर जॉर्डन। उसके लिए नायिका ढूंढने के लिए उसने क्रीफिया से राजधानी तक मेहनत की थी। लूक मुस्कुराया, मुझे धन्यवाद मत दो, अपने पति को धन्यवाद दो, उसी ने इस लड़की को बचाया है। लूक ने सलीना को यह नहीं बताया कि ऑस्वाल्डो ने हैटी की मदद सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि सलीना को नायिका चाहिए थी, बल्कि खून के रिश्ते से हैटी को सलीना को बहन कहना पड़ता। सलीना थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराई और लूक को सिर हिलाकर बाहर निकल गई। सलीना एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट पहुंची और पूरे क्रू को ये खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर सबका जोश बढ़ गया। नायिका न केवल सलीना बल्कि बाकी सबके लिए भी सबसे बड़ी समस्या थी। बिना नायिका के नाटक का कोई वजूद ही नहीं था, और अब नायिका मिलने का मतलब था कि स्क्रिप्ट की आधिकारिक शूटिंग शुरू हो सकती है। किसी ने बेसब्री से पूछा, लेडी सलीना, नायिका कौन है और कब आएगी? सलीना हल्के से मुस्कराई, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। भीड़ के हैरान नज़रों के बीच सलीना ने आत्मविश्वास से जोड़ा, लेकिन मुझे यकीन है कि नायिका वही होगी। चाहे उम्र हो, अनुभव हो या स्वभाव, हैटी से बेहतर महिला नायक कोई हो ही नहीं सकती। ये किरदार जैसे उसी के लिए बना है। वो उससे मिलने के लिए बेसब्र हो रही थी। क्रू ये सुनकर उत्साहित हो गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर अंत में नायिका नहीं मिली,
तो सलीना खुद ही यह रोल कर लेगी। लेकिन सबको हैरानी हुई कि इस समय पर उसने वाकई एक लड़की ढूंढ ली। और जब डायरेक्टर जैसी तेज नज़र वाली ने उसे इतनी ऊंची रेटिंग दी, तो इसका मतलब था कि वह सचमुच बेहतरीन होगी। अब सिर्फ सलीना ही नहीं, पूरी टीम उस रहस्यमय नायिका से मिलने को उत्सुक थी। शाम 5 बजे सलीना ओलिम्पस ग्रुप से बाहर निकली तो सामने मिसेस वॉल्सन खड़ी थी। मिसेस वॉल्सन ने सिगरेट जमीन पर फेंकी और सलीना की ओर देखते हुए कहा, सलीना, हमें बात करनी है। सलीना ने सीधी नज़र डालकर कहा, किस बारे में? मिसेस वॉल्सन ने गहरी सांस ली। उसके नाजुक मेकअप के बावजूद चेहरा थका थका लग रहा था, लेकिन आवाज़ अब भी सख्त थी। मैंने तुम्हें रिडल परिवार के 5% शेयर लेने से नहीं रोका, और तुमने वादा किया था कि एंजी को छोड़ दोगी। सलीना ने कभी एंजी को गंभीरता से लिया ही नहीं था। उसे छोड़ देने में भी उसे खुशी ही हुई। अगर उसने सहपाठियों पर नकल का झूठा इल्ज़ाम लगाया तो उसे 1-2 साल जेल हो सकती थी, लेकिन अगर वह छूटकर वॉल्सन परिवार के लिए मुसीबत बने और उसकी माँ व भाई के लिए समस्या खड़ी करे, तो सलीना को और अच्छा लगेगा। इसलिए सलीना ने सहजता से कहा, ठीक है। मिसेस वॉल्सन चौंक गई। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि सलीना इतनी आसानी से मान जाएगी। उसने थोड़ी देर सोचा और नर्म स्वर में कहा, सलीना, अगर तुम पुराने गिले शिकवे भूल जाओ, तो वॉल्सन परिवार तुम्हें मुआवजा देने को तैयार है। सलीना की बेरुखी देखकर मिसेस वॉल्सन ने जोड़ा, ऊंचे घरानों का उसूल यही है कि नीचे वालों को कुचलो और ऊपर चढ़ो, सब कुछ फायदे पर टिका है। तुम अभी जवान हो और भोली हो, शायद हमसे नफरत करती हो, लेकिन जब भविष्य में रिडल परिवार तुम्हारे हाथ में होगा, तो तुम हमें समझोगी। तुमने बस थोड़ी तकलीफ झेली है, असली नुकसान नहीं। वैसे भी डोमिनिक और एंजी को सबक मिल चुका है। न तो स्थायी दुश्मन होते हैं और न स्थायी दोस्त, असली रिश्ते तो फायदे से बनते हैं। राजधानी में रिडल परिवार के लोग इतने सालों तक तुमसे मिलने तक नहीं आए, तो क्या वे सचमुच तुम्हें पोती मानते हैं? तो तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो? सलीना ने ठंडी नज़रों से मिसेस वॉल्सन को देखा और उसकी सोच पर व्यंग्य किया। ये औरत सोचती है कि सिर्फ इसलिए कि सलीना अब तक जिंदा है, तो सब कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का छोड़ दिया जाए। विक्टिम से ये सब कहने में तुम्हें खुद पर घृणा नहीं आती, मिसेस वॉल्सन? मिसेस वॉल्सन का चेहरा बदल गया। उसने दांत पीसते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारे दिल में डोमिनिक के लिए अब कोई एहसास नहीं बचा? सलीना ने पहले ही देखा कि लेया ने कार रोक दी है और बिना पीछे मुड़े हल्के से पूछा, मिसेस वॉल्सन, क्या आपको लगता है कि डोमिनिक मेरे लायक है? मिसेस वॉल्सन ने आंखें सिकोड़ ली, लेकिन पलटकर कुछ कह नहीं सकी। हालांकि हर माँ की नज़रों में उसका बेटा सबसे बेहतर होता है, मॉली एक स्वार्थी औरत है। जिस तरह उसने डोमिनिक के लिए पत्नी चुनने के मापदंड तय किए थे, वैसे ही वह हर चीज़ को फायदे के हिसाब से देखती है। जब लिया के पक्ष में सब कुछ था, तब मिसेस वॉल्सन ने जानबूझकर डोमिनिक को लिया के पास जाने से नहीं रोका। लेकिन अब रिडल परिवार की सारी चीज़ें सलीना ने वापस ले ली हैं। मिसेस वॉल्सन को ये भी पता है कि सलीना के पास रिडल्स के 25% शेयर हैं, और यह भी मुमकिन है कि रिडल्स कंपनी भी उसके हाथ में आ जाए। क्रीफिया में सलीना जैसी अमीर लड़की और कोई नहीं है। वॉल्सन परिवार जितनी बड़ी कंपनी की मालकिन सलीना खुद है। ऐसे में लिया सलीना के सामने महत्वहीन हो जाती है। इसीलिए मॉली ने ये सवाल पूछा, शायद इसलिए कि उसने देखा था सलीना ने एंजी को आसानी से छोड़ दिया, और उसे लगा कि सलीना के दिल में अभी भी डोमिनिक के लिए जगह है। लेकिन मिसेस वॉल्सन अच्छे से जानती थी कि डोमिनिक सलीना के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये सुनकर मिसेस वॉल्सन ने आगे सवाल करना बंद कर दिया, अपने कंधे पर रखा शॉल ठीक किया, ठंडी सांस भरी और कदम उठाकर वहां से चली गईं। मिसेस वॉल्सन के जाते ही लेया की कार नजर आई। लेया ने खिड़की से सिर बाहर निकाला, लेडी सलीना, वो बूढ़ी औरत यहाँ क्या कर रही थी? सलीना कार की फ्रंट सीट पर बैठ गई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं।
सलीना ने जब बात नहीं करनी चाही तो लिया ने और कुछ नहीं पूछा और कार महल की ओर मोड़ दी। रात का खाना खाने के बाद सलीना ने थोड़ी देर सोकर कपड़े बदले और मेकअप किया। जैसे ही वह नीचे आए उसने देखा कि ऑस्वाल्डो वापस आ चुका था। ऑस्वाल्डो की नज़रें गहरी हो गईं जब उसकी आंखें सलीना के कंधों पर पड़ीं। क्योंकि सलीना ने उससे वादा किया था कि वो उसके जन्मदिन की पार्टी में साथ जाएगी, उसने काले रंग की लंबी वन साइड शोल्डर ड्रेस पहनी थी। आधे कंधे खुले थे, लंबे बाल एक तरफ बिखरे हुए, चलते हुए उसका कॉलरबोन झलक रहा था और उसकी शाही शख्सियत झूम रही थी। उसकी नज़र देखकर सलीना ने पूछा, क्या हुआ? ऑस्वाल्डो ने अपनी पलकें झुका ली, आवाज़ भर्रा गई, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बचपन से तारीफें सुनने की आदत होने के बावजूद ऑस्वाल्डो के मुंह से ये सुनकर सलीना मुस्कुरा दी, थैंक यू। ऑस्वाल्डो ने हाथ आगे बढ़ाया, लहजा बेहद नर्म था, इधर आओ। सलीना ने अपना बायां गैर घायल हाथ उसके हाथ में रखा और ऑस्वाल्डो उसे बाहर ले गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात 9 बजे एक महंगी काली स्पोर्ट्स कार अट्रैक्ट टू लव क्लब के गेट के सामने आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और एक हैंडसम आदमी उतरा, दूसरी ओर जाकर पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। ऑस्वाल्डो ने सलीना को उतारा। सलीना ने सिर झुकाकर रोशन क्लब की इमारत को देखा, उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा थी। वह पहले कभी इस तरह की नाइट लाइफ वाली जगहों पर नहीं आई थी। तभी अचानक उसके कंधों पर एक वजन सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसके ऊपर एक मर्दाना कोट था, जिसमें ऑस्वाल्डो की हल्की गर्माहट और खुशबू थी। ऑस्वाल्डो ने सिर्फ काली शर्ट पहन रखी थी, एक हाथ पॉकेट में और दूसरा स्वाभाविक रूप से सलीना की कमर पर था। उसकी आवाज़ रात में गूंजी, रात को ठंड हो जाती है। सलीना ने कोट की तरफ देखा, ऑस्वाल्डो उससे आधा सिर लंबा था। उसका ट्रेंच कोट पहनकर सलीना बिल्कुल वैसे लग रही थी जैसे बच्चा बड़े का कपड़ा पहन ले। सितंबर की रात को इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन उसके हाथ पर पट्टी बंधी होने के कारण वह सहज नहीं थी। देखने वालों को भी यह अजीब लग सकता था। ऑस्वाल्डो की असली नीयत से अनजान सलीना उसके ख्याल से पिघल गई और मुस्कुरा दी। ऑस्वाल्डो के होठों पर हल्की मुस्कान आई, उसकी नज़रें सलीना के चमकते चेहरे और उस कोट पर टिक गईं, जिसमें उसका नाजुक बदन ढका हुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी वक्त क्लब की सबसे बड़ी टॉप फ्लोर बॉक्स रूम में काफ़ी रौनक थी। लूक वाइन का ग्लास पकड़े मिल्स भाई बहनों को देख रहा था, उसकी नज़रें गहरी थीं। हालांकि उसने कहा था कि जन्मदिन की पार्टी निजी रखी जाएगी, रिचर्ड ब्रुक्स ने इसे बड़ा इवेंट बना दिया और बहुत से लोग आ गए। यहाँ तक कि विविन मिल्स भी आ पहुंची। रिचर्ड एक लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे ठंड सी महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा और चौंक कर बोला, मिस्टर जॉर्डन, हम इतने देर से इंतजार कर रहे हैं, ऑस्वाल्डो अब तक क्यों नहीं आया? लूक ने उसे घूरा, बेहतर होगा तुम दुआ करो कि वह देर से आए। विविन अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, साफ था कि वह बुरी नीयत से आई है। अगर सलीना को जरा भी ठेस पहुंची तो ऑस्वाल्डो यकीनन रिचर्ड को बख्शेगा नहीं। लेकिन फिर भी क्या सलीना इतनी आसान थी कि कोई उसे परेशान कर सके? लूक की नज़र देखकर रिचर्ड कांप गया और जेम्स के पीछे छिप गया। मुझे पता है, मुझे औरों को ऑस्वाल्डो की बर्थडे पार्टी के बारे में नहीं बताना चाहिए था, लेकिन ऑस्वाल्डो तो कभी बर्थडे नहीं मनाता, यह एक अनोखा मौका है। सबको मज़ा आता, इसमें क्या बुरा है? लूक की ठंडी होती नज़रों से डरकर रिचर्ड ने धीमी आवाज़ में कहा, वैसे भी जो लोग आए हैं सब हमारे ही लोग हैं, कोई बाहरी नहीं। उसने लूक की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सिर्फ विविन ही बिना बुलाए आई है, क्या आपके हिसाब से वही बाहरी है? लूक हल्के से मुस्कुराया, ऐसा नहीं है, बस मैंने ये बताना भूल गया कि आज जन्मदिन की पार्टी नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी से मिलाने का मौका है। ये सुनकर पूरा कमरा चुप हो गया। यहाँ तक कि जेम्स, जो आंखें मूंदकर आराम कर रही थी, उसने भी नज़रें उठा लीं। लूक ने विविन के जमे हुए चेहरे को देखा और कहा, हाँ, वह शादीशुदा है। विविन का चेहरा कुछ पल के लिए उतर गया,
लेकिन जल्दी ही उसने अपना आत्मविश्वास और नखरे वापस पा लिए। उसने तिरस्कार भरे लहजे में पूछा, वो कॉलिंस परिवार की औरत? क्या उसके दादाजी ने हार नहीं मानी थी? असल में ऑसवाल्डो को इज़ाबेल से शादी के लिए मजबूर किया गया था, जो विवन के दिल में हमेशा कांटे की तरह चुभता रहा। लेकिन विवन इज़ाबेल को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। आखिरकार ऑसवाल्डो उसे पसंद ही नहीं करता था। भले ही वो उसकी पत्नी बन जाती, उसके पास सिर्फ नाम ही होता। इसके अलावा विवन ने सुना था कि एंडरसन परिवार ने कॉलिंस परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है, तो फिर उसकी पत्नी कैसे हो सकती है? और अब ऑसवाल्डो अपने बर्थडे पर दोस्तों को अपनी पत्नी से मिलाने की सोच रहा है। उत्सुक नजरों के बीच लूक ने कहा, नहीं। विवन ने होंठ दबा लिए। लूक ने आगे कहा, वह सच में उससे प्यार करता है और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के लिए तैयार है। विवन का चेहरा सफेद पड़ गया। पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया। फ्रेडी मिल्स की नज़र गहरी हो गई। उसने लूक को घूरा। लूक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम उसे जानते हो, अगर कोई भी उस औरत को छूने की कोशिश करेगा जिससे वह प्यार करता है, तो वह उसे मार डालेगा, चाहे सामने वाला कोई भी क्यों न हो। ये चेतावनी साफ और बेहद गंभीर थी। विवन ने अपनी पलकों को झुका लिया, नजरों का भाव छिपा लिया, लेकिन उसकी कांपती उंगलियां उसके दिल की बेचैनी बयां कर रही थीं। लूक ने मानो फ्रेडी की ठंडी नजरों को नजरअंदाज किया और आराम से वाइन का घूंट लिया। वैसे वह नहीं चाहता कि लोगों को उसकी शादी के बारे में पता चले, इसलिए जब तुम सब राजधानी लौटो तो कोई बकवास मत करना। अगर यह खबर बाहर गई और उसकी पत्नी को कोई परेशानी हुई, तो उसका गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना। विवन ने अपनी उंगलियां और कस लीं। वातावरण फिर से सन्नाटे में जम गया। जेम्स ने सबसे पहले नजरें फेर ली और पीने लगा। अब सबको साफ हो गया कि ऑसवाल्डो की बर्थडे पार्टी में कुछ गड़बड़ है। रिचर्ड ने विवन की ओर देखा, फिर लूक और फ्रेडी की टकराती नजरों की ओर देखा और आखिर समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घबराकर वह लूक की तरफ लपका। लूक, मदद करो। लूक ने उसे झटक दिया। बेहतर होगा तुम उसकी पत्नी से मदद मांगो, उसके शब्द किसी से ज्यादा असरदार हैं। रिचर्ड ने विवन की तरफ देखा, जिसका चेहरा गहरा हो चुका था और उसे सच में लगा कि वह मर ही जाएगा। बाकी अनबुलाए आए मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने ऐसे माहौल की उम्मीद नहीं की थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। सबकी नज़रें उधर चली गईं, विवन की भी। पहले तो सबकी नज़रें ऑसवाल्डो के जाने पहचाने चेहरे पर गईं, फिर टिक गईं उस औरत पर जिसे वह अपनी कमर से लगाए हुए था। वह बेहद खूबसूरत थी, यहाँ तक कि विवन से भी ज्यादा। उसके तेवर भी बेमिसाल थे, मानो कोई असली कुलीन महिला हो। विवन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नकली आत्मविश्वास के साथ नज़र फेर ली, जैसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसने सोचा, एक औरत सिर्फ खूबसूरत होकर मेरी बराबरी कैसे कर सकती है, जब उसमें जरा सा भी आभा नहीं है। रिचर्ड उसकी ओर देख रहा था, लेकिन तभी लूक ने उसे लात मारी। क्या तुम सच में पिटना चाहते हो? रिचर्ड संभला और दौड़कर आगे आया। हेलो मिसेस एंडरसन। सलीना चौंक गई जब उसने देखा एक आदमी उसकी ओर भागकर आया और उसे मिसेस एंडरसन कहकर बुलाया। कितना अजीब नाम था। वह मुस्कुराई। हेलो। रिचर्ड लाल पड़ गया, लेकिन ऑसवाल्डो के स्वभाव को जानते हुए उसने हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं की। बस गर्मजोशी से बोला, मिसेस एंडरसन इधर आकर बैठिए, ये सब अपने ही लोग हैं, आपको कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। वह सलीना को एक खाली सोफे तक ले गया और सबका परिचय कराने लगा। वह सफ़ेद कपड़ों में जो कम बोलता है, वह जेम्स है। उसके पास काले कपड़ों में जो बैठा है, वह फ्रेडी है, और फ्रेडी के पास उसकी बहन विवन है। सबका परिचय कराने के बाद वह सलीना की ओर मुस्कुराया। मेरा नाम रिचर्ड है। सलीना ने सब ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, हेलो गाइस, मेरा नाम सलीना है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। ऑसवाल्डो ने सबको ठंडी नज़र से देखा। भीड़ के चेहरे सख्त हो गए और फिर अचानक सबने बोलना शुरू किया। हेलो मिसेस एंडरसन, वेलकम।
जेम्स और मिल्स भाई बहन को छोड़कर बाकियों ने सलीना को संबोधित किया। सलीना ने उनकी अजीबता को नज़रअंदाज करते हुए सिर हिलाया और ऑस्वाल्डो की ओर मुड़कर बोली, मुझे लगा था ये थोड़ा और औपचारिक होगा। ऑस्वाल्डो ने उसे देखा और उसके बदले कपड़े याद आए। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मुझे पता है, तुम्हें ये सब पसंद नहीं। असल में उसे तो बस जन्मदिन का बहाना बनाकर बाहर लाया गया था ताकि थोड़ा आराम कर सके। इसके अलावा ऑस्वाल्डो ने गौर किया था कि उसकी पत्नी काफी संकोची है। कई आम बातें उसने कभी अनुभव नहीं की। उसे बाहर लाने का मौका बहुत अच्छा था। सलीना मुस्कुराई। मुझे इस तरह की जगहें ज्यादा पसंद नहीं। उसने कमरे में चारों तरफ देखा और उसकी नज़र महजौन टेबल पर टिक गई। यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। उसकी बात का मतलब सबने अलग निकाला। अट्रैक्ट टू लव क्रीफिया का सबसे आलीशान क्लब था जो सिर्फ रईसों के लिए था। लेकिन अगर सलीना यहाँ पहली बार आई थी तो वह शायद बड़े परिवार से नहीं थी। मगर ऑस्वाल्डो के चेहरे पर जो कोमलता और मुस्कान थी, उसे देखकर कोई भी उसकी पत्नी का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऑस्वाल्डो ने पूछा, खेलना चाहोगी? सलीना की मुस्कान वही रही, मुझे खेलना नहीं आता। कोई बात नहीं, ऑस्वाल्डो ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और महजौन टेबल की ओर ले गया। मैं सिखाऊंगा। जैसे ही वह बढ़ा, बाकियों की हिम्मत भी जुटी। फ्रेडी ने उसकी पीठ की ओर देखा, फिर उठकर आगे आया। जेम्स भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आखिरकार ऑस्वाल्डो के साथ महजौन खेलने का मौका कौन छोड़ सकता था? शायद फ्रेडी अकेले न संभाल पाता। उसकी हसरत थी कि वह आदमी अपनी बीवी के सामने हार जाए। विवन भी शान से पीछे आए, मानो सलीना वहां मौजूद ही न हो। आखिरकार फ्रेडी, जेम्स, लूक और ऑस्वाल्डो टेबल के चारों कोनों में बैठ गए। सलीना ऑस्वाल्डो के पीछे बैठ गई, बड़ी उत्सुकता से उसके कार्ड देखने लगी। ऑस्वाल्डो ने उसे धीरे धीरे नियम समझाने शुरू किए। सलीना ने सिर हिलाकर याद करने का इशारा किया। चारों ने खेलना शुरू किया। रिचर्ड, जो हमेशा माहौल समझता था, उसने सलीना के सामने एक छोटी मेज लगाई जिस पर स्नैक्स और फल रख दिए। उसने वाइन का गिलास भरा और सलीना को देते हुए कहा, मिसेस एंडरसन, ये यहाँ की सबसे मशहूर वाइन है, जरूर चखिए। सलीना कुछ बोलती, उससे पहले ही ऑस्वाल्डो ने गिलास ले लिया और रिचर्ड की ओर ठंडी नजर डाली। वह पी नहीं सकती। फिर सिर झुकाकर खुद ही गिलास पी गया। गहरा लाल शराब ऑस्वाल्डो के होठों से होकर उसके गले में उतरी, कुछ बूंदें बहकर उसकी शर्ट के अंदर चली गईं। उसकी त्वचा पर लाल रंग की चमक ऐसी थी मानो जबरदस्त आकर्षण बिखेर रही हो। सलीना उससे नजरें हटा ही नहीं सकी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी आदमी का यूं पीना कितना खूबसूरत और सेक्सी हो सकता है। सलीना के होठों पर हल्की मुस्कान खेल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने गटका लिया। इससे बाकी लोग भी चौंक गए, जो अब तक सूखे होठों के साथ देख रहे थे। भीड़ ने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। डिब्बे में बैठी औरतें चाहे छिपाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में सलीना को देखते हुए हल्की जलन साफ झलक रही थी। अफसोस की बात थी कि इतना हैंडसम आदमी एक ऐसी औरत के साथ था जिसके पास खूबसूरत चेहरे के अलावा कुछ नहीं था। सलीना उन तीखी निगाहों से बेखबर सी लग रही थी। उसकी नज़रें ऑस्वाल्डो के चेहरे पर टिकी हुई थीं। जैसे ही उसने अपना ग्लास खाली किया, ऑस्वाल्डो ने ग्लास खत्म करके रिचर्ड की तरफ फेंका और ठंडी नज़र डाली, इशारा करते हुए कि वह हट जाए। रिचर्ड फुर्ती से पीछे हट गया। जो वाइन सलीना के लिए टोस्ट की गई थी, उसे ऑस्वाल्डो ने उसके बदले खुद पी लिया, और ये कोई भी बेवकूफ़ समझ सकता था कि वह सलीना की रक्षा कर रहा था। उसके रहते कोई भी सलीना को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। वाइन खत्म होने के बाद चारों ने महाजोंग खेलना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि सलीना को नियम समझने का समय देने के लिए ऑस्वाल्डो जानबूझकर बहुत धीरे खेल रहा था, और बाकी 3 प्रतिद्वंद्वी उसकी चाल का इंतजार करते करते चिढ़ने लगे थे। लूक ने टेबल पर उंगली से ठकाठकाते हुए ऑस्वाल्डो को याद दिलाया, मिसेस एंडरसन बहुत समझदार हैं, वो जल्दी सीख जाएंगी।
यानी इतना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं। लेकिन ओस्वाल्डो ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पहले की तरह धीमे ही खेलते रहे। सलीना ने एक हाथ से ठुड्डी टिकाए बड़ी दिलचस्पी से खेल देखना शुरू किया और पहला राउंड खत्म होने पर, जिसे ओस्वाल्डो ने जीता, उसने सिर हिलाया, मैं समझ गई। ओस्वाल्डो ने कुर्सी खींची, उसका हाथ कमर में डाला और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अब तुम ट्राई करो। सलीना अचानक उसके करीब खींच गई, पतले कपड़े के पार उसका शरीर उस आदमी से सटा और वह सहज रूप से उठना चाह रही थी। ओस्वाल्डो ने उसका घायल हाथ पकड़कर नरमी से चेताया, सावधान। तभी सलीना को याद आया कि उसका हाथ अभी भी चोटिल है। एक हाथ से खेलना थोड़ा असुविधाजनक था। ओस्वाल्डो इतनी बारीकी से ध्यान दे रहा था कि अब उसका मना करना कुछ ज्यादा कठोर लगता। सलीना हल्का मुस्कुराई, समझते हुए कि वह उसका भला चाह रहा था, और शांति से बैठ गई, टेबल पर रखे महजोंग को ध्यान से देखते हुए। ओस्वाल्डो ने उसकी कमर थाम रखी थी और पीछे से उसे बांधते हुए, उसकी खूबसूरत साइड फेस को घूरते हुए होंठों पर हल्की मुस्कान ला दी। उसे इतनी मासूम लड़की पर हमेशा नजर रखनी पड़ती थी। बाकी लोगों की नजरों में ये कपल एक दूसरे पर जान छिड़क रहा था। विवन के चेहरे का घमंड अब संभलना मुश्किल हो रहा था। फ्रेडी को एक ऐसी औरत के साथ खेलना पसंद नहीं था, जो कुछ कर ही नहीं सकती थी। उसने स्टूल पीछे धकेला और कहा, विवन, तुम खेलो। विवन हल्की मुस्कान के साथ स्कर्ट संभालते हुए बैठ गई, सीधे सलीना के सामने। सलीना ने अपने सामने रखे पत्तों को जिज्ञासा से देखा और बिना उनकी ओर ध्यान दिए बाएं हाथ से कार्ड निकालकर चाल चली। ओस्वाल्डो ने संतरा उठाया, छिलका उतारा और सलीना के मुंह में डाल दिया। सलीना पत्तों पर नजर गड़ाए रही और संतरा काट लिया। उसे अक्सर खाना खिलाया जाता था, इसलिए जब उसने खिलाया तो उसने सहज ही मुंह खोला और काट लिया। उसका पूरा ध्यान महजोंग पर था। लूक को लगा कि किसी नए खिलाड़ी लड़की को ऐसे परेशान करना सही नहीं। उसने टेबल के नीचे से जेम्स को लात मारी, इशारा करते हुए कि सलीना को जीतने देना। जेम्स ने उसे एक नज़र दी। लूक समझ नहीं पाया कि जेम्स वाकई मदद करेगा या नहीं। विवन ने लूक को देखा और उसके मन में और ज्यादा तिरस्कार भर गया। किस बात का डर एक ऐसी औरत से, जो जानबूझकर दूसरों से जीतने के सहारे पर टिकी हो। सलीना ओस्वाल्डो से भी ज्यादा धीमी चाल चल रही थी। बाकी लोग बुरी तरह बोर हो रहे थे, लेकिन ओस्वाल्डो उसके पीछे बैठा था, इसलिए कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता और सिर्फ इंतजार करता। आधा घंटा ऐसे ही निकल गया। विवन की आंखों का तिरस्कार और गहरा होता गया। वह पैर चढ़ाकर सलीना को ऐसे देख रही थी जैसे कोई तमाशा हो। क्या वाकई उसने ओस्वाल्डो को सिर्फ अपनी शक्ल सूरत से फंसाया है? आधे घंटे बाद विवन जीत गई। सलीना ने पलकें झपकाईं और ओस्वाल्डो की ओर मुड़कर पूछा, मैं हार गई। ओस्वाल्डो की आवाज में दिलासा था, अगला गेम तुम जीतोगी। सलीना कुछ सोचती हुई लगी और फिर सिर हिलाया, ठीक है। विवन के होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपनी दोस्त की ओर देखा। दोस्त तुरंत बोली, हारने पर सजा मिलती है, चलो अपना कार्ड निकालो। लूक ने हल्की भान सिकोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, छोड़ो ना, मिसेस एंडरसन पहली बार खेल रही हैं, उन्हें नियम नहीं पता, हमें ख्याल रखना चाहिए। विवन ने सलीना की ओर घूरकर देखा। लूक सही कह रहा है, लेडी सलीना इतनी नाजुक और कमजोर हैं, वो हमारे साथ कैसे खेल सकती हैं? उसके चेहरे पर साफ तिरस्कार झलक रहा था। कई लोगों ने सावधानी से ओस्वाल्डो की ओर देखा। सलीना ने एक सेब खाकर अपनी काली आंखें उठाईं। उसकी आवाज अब भी हल्की थी, मैं हार गई हूँ, सजा स्वीकार करती हूँ। सबने एक दूसरे को देखा और जब ये समझ गए कि ओस्वाल्डो रोकने वाला नहीं है, तो किसी ने तुरंत एक डिब्बा निकालकर सलीना के सामने रख दिया। विवन ने सलीना को देखा, निकालो, उसमें जो होगा वही तुम्हारी सजा होगी। सलीना ने हाथ डालकर एक पर्ची निकाली और रिचर्ड को दे दी। बाकियों ने पहले ही उसके घायल हाथ को देख लिया था और तुरंत रिचर्ड की ओर देखने लगे। उस डिब्बे में तरह तरह की सजाएं थीं, जिनसे न जाने कितनी लड़कियां रो चुकी थीं। अब ये सलीना पर निर्भर था कि उसे क्या मिला।
उसने अभी अभी कहा था कि वह सजा मानेगी, और अगर अब ऑस्वाल्डो की मौजूदगी में भी मना करती तो ये उसकी हार की बात साबित होती। समूह के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई, सब गर्दन बढ़ाकर इंतजार करने लगे। रिचर्ड सबकी नजरों से दबकर पर्ची खोली और जम गया। क्या लिखा है, रिचर्ड? चिंता मत करो, अगर बहुत ज्यादा हुआ तो हम लेडी सलीना को जबरदस्ती नहीं करेंगे। बोलो। रिचर्ड ने सलीना की जिज्ञासु आंखों की ओर देखा, फिर ऑस्वाल्डो पर एक नजर डाली और दबे स्वर में बोला, 1 मिनट स्टैंड। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। क्या सलीना इतनी खुशकिस्मत हो सकती है कि ये निकले? विवन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ऑस्वाल्डो की नजरें भी बोझिल हो गईं। सलीना ने भौहें उठाईं, इसका मतलब क्या है? ये जाहिर है, शब्दशः तो नहीं हो सकता। रिचर्ड ने ऑस्वाल्डो की ओर देखा, गर्दन सिकोड़ ली और धीमे स्वर में बोला, कपल गेम है, मिसेस एंडरसन, आपको और ऑस्वाल्डो को सबके सामने 1 मिनट तक किस करना होगा। सलीना स्तब्ध रह गई। विवन ने आखिरकार सलीना की ओर नजर डाली और हल्के लहजे में बोली, लेडी सलीना तो देखने में एक शांत लड़की लगती हैं, वो इतना बड़ा कैसे खेल सकती हैं? ये गेम गिना ही नहीं जाएगा, चलो दोबारा शुरू करते हैं। सलीना ने उसे देखा, फिर सिर थोड़ा झुकाकर ऑस्वाल्डो के चेहरे पर नजर डाली, होठों पर मुस्कान लाते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने कभी किसी औरत को किस किया है? ऑस्वाल्डो ने अपनी आंखें झुका ली और अपनी बाहों में पड़ी नाजुक और खूबसूरत लड़की को देखा, उसकी आवाज भारी और भर्राई हुई थी। क्या मेरी माँ गिनी जाएगी? सलीना मुस्कुराए और बोली, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए किस करूं? ऑस्वाल्डो की आंखों में चमक आ गई, उसे सलीना के फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। ये लड़की बाहर से नर्म और कमजोर दिखती थी, लेकिन अपने शब्दों की पक्की थी। वो जो कहती, वो करती। वो उसके कान के पास झुकाया, उसकी आवाज जबरदस्त मोहक बन गई, आंखों में और गहरी तीव्रता उतर आई। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे तो खुशी थी। सलीना की आंखें हल्की फैल गईं, उसके गालों पर लाली दौड़ गई और आवाज और धीमी हो गई। मैंने पहले कभी नहीं किया, शायद अच्छा न कर पाऊं। ऑस्वाल्डो अच्छे मूड में था, उसने उसकी कमर कसकर पकड़ी और लंबी पतली उंगलियों से उसके बालों को सहलाया। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। सलीना पहले से ही ऑस्वाल्डो की गोद में बैठी थी, उनकी फुसफुसाहट ने उन्हें और करीब ला दिया, जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका शर्मीले अंदाज में मीठी बातें कर रहे हों। विवन की नज़र महजोंग पर टिक गई, मानो उसे कोई परवाह न हो। सलीना हल्का पीछे हटी, अपनी मासूम आंखों से ऑस्वाल्डो के होठों को घूरने लगी, उनमें झिझक और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। सलीना हमेशा निर्णायक रही थी, और जब उसने कुछ करने का सोच लिया, तो बिना झिझक कर डालती थी। उसने हल्का सा सिर झुकाया और आगे बढ़ी, उसके नाजुक होंठ ऑस्वाल्डो के पतले होठों पर टिक गए। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। विवन का चेहरा सफेद पड़ गया। लूक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर सोचकर उसे सलीना की प्रकृति याद आई, तो उसे ये अजीब नहीं लगा। उसने सच में दिखा दिया था कि कोमलता और कठोरता, नरमी और मजबूती, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। ऑस्वाल्डो वाकई खुशनसीब था, जिसके पास ऐसी लड़की थी। ऑस्वाल्डो की उंगलियां, जो अब तक उसके बाल सहला रही थीं, ऊपर सरकी और उसके सिर को थाम लिया ताकि सलीना ज्यादा न झुक जाए। दूसरे हाथ से उसने उसकी पतली कमर थाम ली, ताकि वो ढीली न पड़े। दोनों का चुंबन साफ और सच्चा था। पूरा बॉक्स खामोश हो गया। सबकी नजरें उस कपल पर टिक गईं, जो इतने करीब थे कि कोई गिनती की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। असल में इसे सचमुच चुंबन कहना मुश्किल था। सलीना ने बस अपने होंठ ऑस्वाल्डो पर टिकाए थे और आगे कोई कदम नहीं बढ़ाया था। मानो उसके होंठों की गर्माहट उसे भा रही हो, उसने शरारती अंदाज में पलकें झपकाईं। दोनों इतने पास थे कि उसकी लंबी पलकें ऑस्वाल्डो की गहरी काली पलकें छू रही थीं। सलीना ने ऑस्वाल्डो की काली आंखों में झांका, उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर कूद पड़ेगा। उसकी नज़रों में नर्म अपनापन था, जिसने सलीना को शर्माया और उसे सुरक्षा का एहसास दिया,
लेकिन उसे यह नहीं समझ आया कि उस नरमी के नीचे एक तूफान छिपा था जो उसे कभी भी निगल सकता था। ऑस्वाल्डो ने खुद को काबू में रखा और ज्यादा वासना नहीं दिखाई। वह देख रहा था कि सेलिना किस तरह उसकी होठों की बनावट को ऐसे समझ रही थी जैसे कोई नया खिलौना पा लिया हो। शायद उसकी समझ में यही दो लोगों का किस था। भविष्य में वो उसे असली किस का मतलब सिखाएगा। ये दृश्य वाकई खूबसूरत था। सेलिना जैसी दुर्लभ और अद्भुत खूबसूरती और उसके साथ ऑस्वाल्डो जो हर जगह चमकता था, दोनों साथ बैठे आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। अगर ये पहले होता तो आसपास के लोग जरूर हंगामा मचा देते, लेकिन उस वक्त सब चुपचाप देख रहे थे, बस यही चाहते हुए कि यह समय जल्दी खत्म हो जाए और उन्हें इस जलन और ईर्ष्या से छुटकारा मिले। अच्छी बात ये थी कि सेलिना नई थी और ऑस्वाल्डो ने खुद को काबू में रखा। जैसे ही 1 मिनट पूरा हुआ, विवन ने मेज पर हाथ मारा। टाइम्स अप। सेलिना ने पलकें झपकाईं, ऑस्वाल्डो की बाहों से अलग हुई, उसकी काली आंखों और मोहक होठों को देखते हुए हल्के लहजे में लाल होते हुए फुसफुसाए। थैंक यू। ऑस्वाल्डो उसके कान के पास झुककर मुस्कुराया और नरमी से बोला, You're वेलकम। सेलिना के कान लाल हो गए, लेकिन जैसे ही उसने विवन की ओर देखा, उसका चेहरा सामान्य हो गया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं बहुत कम हारती हूँ, और जिन लोगों ने मुझे हराया है, उन्होंने अपनी तकदीर खो दी है। विवन ने सेलिना की बात को जरा भी महत्व नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या संयोग है, मैं तो बचपन से कभी नहीं हारी, इस दुनिया में अभी तक कोई नहीं है जो मुझे हार मानने पर मजबूर कर सके। सेलिना ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी। खेल आगे बढ़ा। दूसरे गेम में सेलिना अभी भी थोड़ी धीमी थी, लेकिन पहले से काफी तेज और आखिरकार वह जीत गई। लूक हैरान था कि वह हार गया। सेलिना ने लूक की ओर देखा। मुझे गेम खेलना पसंद नहीं, मिस्टर जॉर्डन, बस पैसे दे दीजिए। लूक ने वॉलेट निकाला और नियमों के मुताबिक सेलिना को पैसे दिए। बाकी वापस नहीं रखा, बस टेबल की दराज में डाल दिया। उसे लग रहा था कि सेलिना का ये कहना कि आज रात तुम सब अपना पैसा हारोगे, शायद मजाक नहीं था। विवन ने ठंडी सांस खींची, सोचते हुए कि शायद लूक ने जानबूझकर सेलिना को जिताया है। तीसरा गेम शुरू हुआ। इस बार सेलिना ने और तेजी से पत्ते खेले, लगभग सबकी बराबरी पर, और आखिरकार फिर जीत गई। विवन का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये असंभव है। सेलिना मुस्कुराए। क्या कहा तुमने? मैंने साफ नहीं सुना, जरा जोर से कहोगी। विवन का चेहरा उतर गया। वह अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि वह बचपन से कभी नहीं हारी, और पलक झपकते ही सेलिना से हार गई। विवन की नज़र लूक पर पड़ी। लूक, तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। अगर तुम लेडी सेलिना को बहुत बुरी तरह हारने से बचाना चाहते हो, तो कम से कम मुझे तो मत गिराओ। लूक गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि व्यंग्य से हंसते हुए बोला, जब तुमने ही ये कह दिया है, तो अगर मैं यहाँ बैठा रहा, तो हर बार तुम्हारी हार का इल्जाम मुझ पर ही आएगा, है न? उसने अपना वॉलेट समेटा और उठ खड़ा हुआ, फ्रेडी की ओर देखते हुए बोला, फेयर होने के लिए, फ्रेडी, प्लीज। विवन ने होंठ दबा लिए जब उसने लूक की ताना मारती बात सुनी कि वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्रेडी को जैसे सब समझ आ गया, उसकी भौहें हल्की सी चढ़ीं, नजरें सेलिना पर टिकी जिनमें हल्का सा आश्चर्य था। बिना ज्यादा हिचकिचाहट के वह लूक की जगह बैठ गया। रिचर्ड को विवन से थोड़ी घृणा हुई। वह लूक के ठीक पीछे खड़ा था और उसे अच्छी तरह पता था कि लूक ने जानबूझकर हार नहीं मानी थी। वह सेलिना का बचाव करने ही वाला था कि तभी लूक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिचर्ड ने पीछे मुड़कर उसे देखा। लूक ने पैंट की जेब में हाथ डाले, होठों पर मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, दोनों भाई बहन एक ही टेबल पर बैठे हैं। अगर अब भी मिसेस एंडरसन को जीतने दिया, तो मिस विल्स ये कभी नहीं कह पाएंगी कि जेम्स ने उसे जानबूझकर जिताया, या ऑस्वाल्डो ने उसे चीट करना सिखाया। विवन ये सुनकर असहज हो गई। तीसरा गेम शुरू हुआ। सेलिना ने पहले से भी तेजी से कार्ड खेलना शुरू किया, उसका चेहरा और ज्यादा सहज हो गया। मगर विवन धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी और आखिरकार सेलिना फिर जीत गई।
ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। जेम्स के चेहरे पर पहली बार हैरानी की झलक दिखी। उसने सलीना को घूरते हुए ठंडी आवाज में पहली बार कहा, तुम गिनती कर सकती हो, वरना एक एक करके उन्हें कैसे हराया जा सकता था। सलीना ने सिर हिलाया, कुछ हद तक। मिस्टर जॉर्डन ने कहा था ना कि मैं जल्दी सीखती हूँ। 3 गेम काफ़ी थे ये समझने के लिए कि वे लोग आमतौर पर कहाँ कार्ड रखते हैं। जैसे विवन अक्सर अपने दाएं किनारे पर कैरेक्टर कार्ड रखती थी और बड़े से छोटे की तरफ खेलने की आदत थी। और 108 माजोंग टाइल्स में से उसके अपने हाथ के कार्ड और बाकी लोगों की आदतों को देखते हुए नतीजे का लगभग हिसाब लगाया जा सकता था। भीड़ सलीना को हैरानी से घूर रही थी। रिचर्ड की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। मिसेस एंडरसन सच में कमाल हैं। मैंने पहली बार किसी को ऑस्वाल्डो के अलावा जेम्स को हराते देखा है। लूक को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर सलीना ने अकेले ही क्रीफिया यूनिवर्सिटी की पूरी फैकल्टी और स्टूडेंट्स को हरा दिया था। इतने ऊंचे आईक्यू के साथ माजोंग में जीतना उसके लिए मुश्किल कैसे होता। जेम्स ने पैसे दिए, अपना आलसी रवैया छोड़ते हुए गंभीर होकर बोला, फिर से। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ नज़र फ्रेडी पर डाली। मिस्टर विल्स, संभल कर रहिए, अगली बार हारने वाले आप हैं। फ्रेडी ने सलीना की आंखों में देखा। वह चौंक गया कि जिस औरत को उसने पहले तुच्छ समझा था, उसकी आंखों में इतनी ठंडी और गहरी चमक थी। उसने आंखें सिकोड़ ली और होठों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आई। क्या वह वाकई कह रही है कि वो उसे हराएगी? कमरे में बैठे लोगों को सलीना बहुत घमंडी लगी। जेम्स हारा था क्योंकि उसने उसे गंभीरता से लिया ही नहीं था। लेकिन फ्रेडी राजधानी के 4 सबसे अमीर युवाओं में से एक, विल्स परिवार का अगला वारिस। वो किसी लड़की से कैसे हार सकता था? हालांकि ऑस्वाल्डो की वजह से कोई जुबान खोलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन सबकी नज़रें सलीना पर तिरस्कार से भरी थीं। विवन ने भी घृणा भरी नज़र से सलीना को देखा। क्या उसे सच में लगता है कि 2 गेम जीतना कोई बड़ी बात है? सचमुच नादान है। ऑस्वाल्डो ने एक हाथ से ठुड्डी टिकाए थकान भरी आवाज में कहा, थक जाओ तो मेरी बाहों में लेट जाना, जिस कार्ड को खेलना चाहो मैं मदद कर दूंगा। सलीना ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, जरूरत नहीं, मजा आ रहा है। वैसे भी मेरी चैरिटी फाउंडेशन अभी अभी शुरू हुई है और पैसों की कमी है। ऐसे में आपके दोस्तों का दानवीर बनना बुरा तो नहीं। ऑस्वाल्डो ने आंखें उठाकर फ्रेडी और जेम्स की तरफ देखा, तो क्यों न दांव और बड़ा लगाया जाए। फ्रेडी और जेम्स पैसों की कमी से दूर थे, सो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। सलीना ने अब तक जीते पैसे गिने, मुश्किल से 50,000। विवन ने होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान दबाते हुए कहा, लेडी सलीना, क्या आप सच में सोच रही हैं कि 50,000 से हमारे 5 मिलियन जीत लेंगी? सलीना ने सिर हिलाया। हाँ, उसके लिए पूंजी होना या न होना मायने नहीं रखता था। उसे यकीन था कि वह एक भी गेम नहीं हारेगी। विवन ने ठंडी सांस भरी। पहली बार उसने ऐसी औरत देखी थी जो ऊपर से नर्म दिखती थी मगर अंदर से इतनी जिद्दी थी। लेडी सलीना, ये याद रखना, जब हार जाओ तो भागकर छुपकर मत रोना, वरना ऑस्वाल्डो हमसे नाराज हो जाएंगे। सलीना ने फिर गंभीरता से सिर हिलाया। मिस विल्स, चिंता मत कीजिए, मैं कभी नहीं रोती, सिवाय अपने उन अधीनस्थों के लिए जो मर गए थे। विवन ने ठंडी हंसी हंसी। खेल जारी रहा। सलीना की गहरी ऑब्जर्वेशन समझकर फ्रेडी ने कार्ड सजाने का तरीका बदल दिया। वह सलीना के ठीक दाईं ओर बैठा था, इसलिए उसके कार्डों पर पूरी नज़र रख सकता था। उसे हराना लगभग नामुमकिन था। सलीना तेजी से खेलती रही। बाकी लोग बचकर तीनों खिलाड़ियों के पीछे खड़े हो गए। सलीना चूंकि ऑस्वाल्डो की गोद में बैठी थी, इसलिए उसके पीछे खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि लूक भी फ्रेडी के पीछे खड़ा हो गया। विवन इतनी बेताब थी सलीना को हराने के लिए कि वह फिर से सबसे धीमी खिलाड़ी बन गई। कुछ राउंड के बाद फ्रेडी, विवन और जेम्स ने कार्ड रोक दिए। सलीना का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उसने बिना सोचे एक कार्ड फेंका। अजीब बात यह थी कि उसके इतने बेतकल्लुफ़ खेल के बाद भी
तीनों में से कोई नहीं जीता। टेबल के चारों ओर बैठे लोग घबराहट महसूस करने लगे। आखिरी 2 कार्ड तक आते आते भी तीनों खिलाड़ियों को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फ्रेडी वैसा नहीं हारा जैसा सलीना ने कहा था। अब बस 2 कार्ड बचे थे, एक सलीना का और एक फ्रेडी का। लग रहा था कि यह गेम ड्रॉ हो जाएगा। लोगों ने चैन की सांस ली। सलीना ने अपना आखिरी कार्ड फेंका। फ्रेडी की बारी आई तो उसने सोचा और सुरक्षित रहने के लिए सलीना जैसा ही कार्ड फेंक दिया। विवन ने ताना मारने के लिए कार्ड बढ़ाया ही था कि सलीना बोली, रुको जरा। विवन का चेहरा जम गया। सलीना ने आराम से फ्रेडी का एक कार्ड उठाया और अपने सामने कार्ड रखकर कहा, मैं जीत गई। सब दंग रह गए। फ्रेडी की आंखें ठंडी पड़ गईं। विवन ने होंठ काट लिए, खून निकलने वाला था। बाकी लोग एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। आखिरकार फ्रेडी हार गया। लूक हंस पड़ा। सच था कि सलीना बहुत बदले की भावना रखने वाली थी। जेम्स ने सूखे भाव से कार्ड धकेले और फ्रेडी से कहा, पैसे दो। फ्रेडी ने पेन निकाला, 100,000 का चेक लिखा और सलीना के सामने रख दिया। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं और आवाज में गुस्सा झलक रहा था। तुम पहली औरत हो जिसने मुझे फंसाने की हिम्मत की, मिसेस एंडरसन। तुम वाकई कमाल